दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और वक्त हो चला है जनहित का। एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। पहले विचार था कि रावण दहन की तस्वीरों से हम जनहित की शुरुआत करेंगे, लेकिन फिर यह सोचा गया कि क्यों ना उस रावण की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं जिसे भारत में आतंक फैलाने का शौक है, लेकिन अब अपने ही कर्मों का फल वो भुगत रहा है। जी हां, बात पाकिस्तान की। पीओके के लोगों में पाकिस्तान से आजाद होने की चाहत 4 दिन से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। भारत के लिए यकीनन ये शुभ लक्षण है। जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो हमारा है, लेकिन अफसोसनाक है कि 78 साल से पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे दुनिया पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके के नाम से जानती है। वहां के लोगों ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी वालों के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है। ऐसा लग रहा है कि पूरा पीओके सड़कों पर उतर आया हो, जिसे देखकर पाकिस्तानी सेना और सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो चली है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पीओके के हिंदुस्तान में विलय की तारीख करीब आ गई है और क्या अब की बार एक साथ कई टुकड़ों में बंटने वाला है पाकिस्तान? पूरी खबर विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन अभी आज पीओके से आई सबसे नई तस्वीर आपके सामने रखते हैं, जहां पाकिस्तानी सेना के दमन से आजिज लोगों का सब्र जवाब दे चुका है। ऐसे में अब वो हिसाब बराबर करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। पीओके के कोने कोने से लोग मुजफ्फराबाद कूच कर रहे हैं, जिन्हें रोकने के लिए पाकिस्तानी फौज सरेआम लोगों को गोलियों से भून रही है, ताकि दहशत पैदा की जा सके, लोगों को डराया जा सके, उन्हें मुजफ्फराबाद पहुंचने से रोका जा सके। लेकिन बेसब्र आवाम है कि सीने में गोली खाकर भी अब की बार पाकिस्तान के चंगुल से किसी भी कीमत पर आजाद होने की जंग लड़ने पर उतारू है। अब आपके सामने पीओके से आई 4 तस्वीरें रखते हैं। पहली तस्वीर उस जन सैलाब की है जो अब हर कीमत पर पीओके से पाकिस्तान का टैग हटाना चाहता है। ऐसे में चप्पे चप्पे से लोग इस्लामाबाद में बैठी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की सरकार को अंतिम चेतावनी देने मुजफ्फराबाद पहुंच रहे हैं। यह सिलसिला 29 सितंबर को ही शुरू हुआ था, जिसे रोकने के लिए पाकिस्तान की फौज ने हर हथकंडे अपनाए, जमकर गोलियां चलाई, लोगों के सीने में गोलियां मारी गईं, लेकिन लोग फिर भी नहीं रुके। प्रदर्शनकारियों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला गया। जेलें कम पड़ गईं, लेकिन पीओके वालों के हौसले कम नहीं हुए। पाकिस्तान के दमन चक्र में सिर्फ 24 घंटे में ही 18 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों लोग घायल हैं। बावजूद इसके पीओके के लोग कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। वो इस बार एक एक जुल्म का जवाब चाहते हैं। इस बादशाह के अंदर इतने अंधे हो चुके हैं कि इनको अपनी आवाम जो है वो कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हैं। अपनी मस्जिद में इमामत के फराइज अंजाम देने के लिए गया था, सीधी फायर इसके सीने के अंदर। ये आजाद नहीं है, ये तुमने इसको पाबंद करके रखा हुआ है, लोगों की तमाम आवाजों को बंद करके रखा है। जो जुल्म किया है, जो कत्लेआम किया है, आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। ये सारी आपकी गनाउनी साजिशें ये बेनकाब हो चुकी हैं, पूरी तरह बेनकाब हो चुकी हैं पूरी दुनिया के अंदर। पीओके लगातार उबल रहा है। यहाँ के लोग 1947 से ही घुट घुट कर जीने को मजबूर हैं। ऐसे में रह रहकर यहाँ के लोगों का आक्रोश फूटता है, लेकिन इस बार पीओके वाले निर्णायक लड़ाई के मूड में हैं। ऐसे में वो नौजवान जिन्हें अब तक पाकिस्तान फिदायीन आतंकवादी की तरह इस्तेमाल करता था, वो सभी के सभी सड़कों पर उतर आए हैं। नौजवान बाइक पर सवार होकर मुजफ्फराबाद पहुंच रहे हैं, जहां रास्ते में इनका भरपूर स्वागत भी किया जा रहा है। पीओके की आवाम इस बार अपनी 38 मांगों में से एक पर भी झुकने को तैयार नहीं है।
इनमें सबसे अहम मांगे हैं आटे और बिजली की सब्सिडी यानी रियायती दामों में इनकी आपूर्ति, टैक्स में राहत और विकास परियोजनाएं। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटें भी खत्म करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन मांगों पर विचार करने की बजाय पाकिस्तानी सेना और सरकार ने एक बार फिर जुल्म सितम का रास्ता अख्तियार कर लिया है। लोगों की आवाज दबाने के लिए मुनीर एंड कंपनी को पीओके के लोगों के सीने में गोली मारने का फरमान दिया गया है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र में बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका के बाद अब इंग्लैंड में छुट्टियां मनाने पहुंच गए हैं। पीओके के लोगों की आवाज दबाने के लिए फोन और इंटरनेट वहां पर बंद रखे गए हैं। पीओके में पत्रकारों की एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी गई है ताकि यहां का सच दुनिया को पता न चल पाए। पीओके के लोग सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सेना से आक्रोशित हैं, जो उन्हें बरसों बरस से आतंकी औजार के रूप में इस्तेमाल करती आई है। आपको सुनाते हैं कैसे मुनीर आर्मी के खिलाफ पीओके में जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। यकीनन पाकिस्तान के उन जालिमों को जवाब तो देना ही होगा जो बरसों से निहत्थे लोगों के खून बहाते आए हैं। पिछले 4 दिन से पीओके में पाकिस्तानी हुकूमत से लोहा ले रहे लोग पाकिस्तानी सेना और सरकार को किन लफ्जों से नवाज रहे हैं, गौर से सुनिएगा। ये डायन बन चुकी है, डायन अपने बच्चों को खाती है। ये रियासत जो है इस वक्त अपने बच्चों को, अवाम को मारने पे तुली हुई है, लिहाजा ये मारेगी भी और उसकी आवाज कहीं बाहर न जाए, इसलिए उन्हें मीडिया भी बंद कर। पूरे पीओके को पाकिस्तान की फौज और सरकार ने खोखला कर दिया है। यहां के बच्चों और नौजवानों को भविष्य के गर्त में डाल दिया गया है। लोगों की जिंदगी नर्क बना दी गई है। ऐसे में अब पीओके के लोग भी करो या मरो पर आमादा हैं। आलम यह है कि आधी रात के वक्त भी लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आता है। ये सारे लोग मुजफ्फराबाद पहुंचकर इस्लामाबाद तक अपनी आवाज को पहुंचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। पीओके भारत का अभिन्न अंग है, जिसे आज नहीं तो कल वापस आना ही है। फिलहाल हमारे जम्मू कश्मीर का 78,114 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। पाकिस्तान ने 1963 में इनमें से 5,180 वर्ग किलोमीटर इलाका चीन को दे दिया। लेकिन हमारी संसद ने 1994 में ही एकमत होकर संकल्प लिया था कि पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। यही वजह है कि आज भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में बाकायदा 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व रखी गई हैं। अब इसी साल 30 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कहा कि पीओके को वापस जरूर लेंगे और ये काम बीजेपी की सरकार ही करेगी। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा। पहले तो वो सोचते थे कि कुछ ही नहीं होगा, हो गया तो ये क्यों नहीं हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। और अगर पीओके फिर से भारत में मिल गया तो क्या होगा? तो जिस दिन ये हुआ उस दिन जम्मू कश्मीर से हमेशा के लिए अलगाववाद, चरमपंथ, आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि तब कश्मीर विवाद का भी हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। जिस दिन पीओके भारत में फिर से मिल जाएगा उस दिन पाकिस्तान और चीन में सीधा सरहदी संपर्क भी खत्म हो जाएगा। पीओके के भारत में मिलते ही हमारी सीमा अफगानिस्तान से जुड़ जाएगी, क्योंकि पीओके और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। ये तो ही पीओके में पाकिस्तान के जुल्म की कहानी, जो भारत का हिस्सा है, जिस पर पाकिस्तान का भी अवैध कब्जा है। लेकिन पाकिस्तान के मुंह में आतंक का खून ऐसा लगा है कि उसकी सेना अपनी ही आवाम को मारने में भी कसीदे पड़ती है, अपनी शान समझती है। आपको यकीन ना हो तो पिछले महीने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से आई ये तस्वीरें देखिए। यहाँ पाकिस्तानी एयरफोर्स ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान के नाम पर बमबारी की।
30 बेकसूर निहत्थे लोगों का कत्लेआम कर दिया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे। दूसरी तस्वीर बलूचिस्तान की है, जहां आए दिन हमले होते रहते हैं। बलूचिस्तान को दूसरे देशों के हाथों बेचने पर आमादा पाकिस्तानी सेना बलूच आवाम के नरसंहार में दशकों से जुटी हुई है। उबाल तो पाकिस्तान का सिंध और पंजाब प्रांत में भी आ गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वाकई पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटने वाला है? क्या बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पाकिस्तानी पंजाब भी अलग अलग मुल्क के तौर पर वजूद में आएंगे? आप यकीन माने, ये कोई हवाई सवाल नहीं, बल्कि वो असलियत है जिससे आज नहीं तो कल पाकिस्तान का सामना होकर रहेगा। यानी आतंकिस्तान का टुकड़े टुकड़े होना आप तय मानिए। और यकीनन इस खबर का हिंदुस्तान बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अब उस मुहाने पर जा पहुंचा है। आगे बढ़ते हुए दूसरी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। यह खबर भी पाकिस्तान को बहुत परेशान कर देगी, लेकिन खबर बताने से पहले उसे विजयादशमी पर भारतीय सेना की शस्त्र पूजा दिखा देते हैं। पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान में वो दम रहा नहीं कि भारत में घुसने की या अपने आतंकी भेजने की वो सोचे। फिर भी भारत ने आज नई चेतावनी जारी कर दी है। विजयादशमी के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पाकिस्तान को उसका इतिहास और भूगोल दोनों बदल डालने की चेतावनी दे दी। 1965 के युद्ध में भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। सर क्रीक के इलाके में पाकिस्तान की हरकतों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उसे जमकर हड़काया है। साफ साफ शब्दों में कहा है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी दुम सीधी नहीं की तो भारत को अच्छे से यह पता है कि कराची पर कब्जे का रास्ता कहां से होकर जाता है। 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। अगर सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भुज के लकी नाला सैन्य चौकी पर एक मिलिट्री बेस में शस्त्र पूजा करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने विधि विधान से सेना के हर एक शस्त्र की पूजा की। शस्त्रों के साथ भारत के वीर सैनिकों को भी विजय तिलक लगाया। रक्षा मंत्री की चेतावनी के साथ ही आज पाकिस्तान की मेमोरी में 1965 से लेकर 2025 तक की सारी तस्वीरें जिंदा कर दी गईं। जब 1965 में भारतीय सेना लाहौर तक जा पहुंची थी, 1971 में तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बनवा दिया गया था, और ऑपरेशन सिंदूर अभी अभी की बात है। रक्षा मंत्री तो इंडियन नेवी को पहले ही वादा कर चुके हैं कि अगली ओपनिंग भारतीय नेवी करेगी। आजादी के 78 साल बाद भी पाकिस्तान सर क्रीक में सीमा विवाद खड़ा करने की कोशिश से बाज नहीं आ रहा, इसीलिए उसे ये चेतावनी देनी पड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान लेह से लेकर सर क्रीक तक भारत के डिफेंस सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। रक्षा मंत्री ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि सर क्रीक में पाकिस्तान पिछले कुछ समय से अपनी मूवमेंट बढ़ा रहा है। पाकिस्तान से तनाव में अक्सर जम्मू कश्मीर बॉर्डर, राजस्थान और पंजाब बॉर्डर का जिक्र आता है। सर क्रीक आखिर क्या है, इसकी चर्चा अक्सर बेहद कम होती है। दरअसल सर क्रीक भारत पाकिस्तान के बीच एक दलदली इलाका है। जल की यह पट्टी भारत और पाकिस्तान के बीच 96 किलोमीटर लंबी है। यह क्षेत्र पाकिस्तान के सिंध प्रांत और भारत के गुजरात के बीच का दलदली इलाका है। यह जगह कच्छ की खाड़ी से अरब सागर में जाकर मिलती है। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने 1968 में यह बॉर्डर तय किया था।
विवाद की बात करें तो इस इलाके में पानी और दलदल की वजह से बॉर्डर तय करना बेहद मुश्किल है, जबकि ये इलाका विशेष आर्थिक क्षेत्र है। तेल और गैस संसाधनों के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत का दावा है कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक सीमा सर क्रीक के बीच होनी चाहिए ताकि दोनों देशों का इलाका सही से बटा हुआ हो, जबकि पाकिस्तान इस पूरे सर क्रीक को अपना बताने का झूठा दावा लगातार करता रहता है। पाकिस्तान इस क्षेत्र का इस्तेमाल तस्करी और आतंकी गतिविधियों के लिए भी करता आ रहा है। 26/11 मुंबई हमले के लिए कसाब और उसके साथी पाकिस्तानी आतंकवादी इसी रास्ते से दाखिल होकर मुंबई तक पहुंचे थे। भारत ने जब भी सर क्रीक को लेकर पाकिस्तान से बैठकर बात की है, पाकिस्तान ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। 2016 में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पठानकोट में हमला कर दिया, जिसके बाद इस सर क्रीक के मसले पर बातचीत बंद हो गई, जबकि इसी साल पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, जिसके बाद शिमला समझौते के जरिए भी बातचीत का मौका पाकिस्तान ने गंवा दिया। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को फिर से यह याद दिलाया है कि भारत बिना वजह किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई गलती से छेड़ दे तो फिर वो छोड़ता भी नहीं है, जैसा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया था। तो सीता ने कहा, क्या हनुमान, तुमने लंका में इतनी तोड़फोड़ क्यों की? क्या जरूरत थी इसकी? क्यों इतने लोगों को मारा? तो उस समय हनुमान जी ने कहा कि हे माते सीता, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हे माता सीता, जिन लोगों ने हमको मारा, हमने केवल उन्हीं लोगों को मारा। ऑपरेशन सिंदूर में भी आप सबने यही करके दिखाया। हमारे लोगों को आतंकवादियों ने मारा था, हम लोगों ने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। रक्षा मंत्री का यह महत्वपूर्ण बयान आपने सुन लिया। भारत अपने शस्त्रों का इस्तेमाल करना जानता है, पाकिस्तान के लिए इतना इशारा ही काफी है। खबरों में आगे बढ़ते हुए, राहुल गांधी का एक मीम अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं ये मजा पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं। मैं ये मजा पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूं, राहुल गांधी बोलते हैं। लेकिन ये खबर लोकतांत्रिक मजे पर है, जो राहुल के मुताबिक देश में खत्म हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र डेंजर जोन में है, संवैधानिक संस्थाएं दबाव में हैं, विरोध का स्पेस सिकुड़ रहा है, विचारों की आज़ादी खत्म हो रही है। और संयोग से राहुल गांधी ने यह विचार एक बार फिर से विदेशी धरती पर खड़े होकर कहे हैं। इसके बाद एक बार फिर सियासी झगड़ा शुरू हो गया है कि क्या ऐसी बातें उन्हें विदेश में कहनी चाहिए, और यह भी कि वो भारत के लोकतंत्र को विदेश में जाकर इतना कमतर क्यों बताते रहते हैं। राहुल गांधी का इस साल का 8वां विदेश दौरा है। राहुल गांधी कोलंबिया में हैं। वहीं EIA यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही, उस पर हमले हो रहे हैं। सुनिए। I'm very optimistic about India, but at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. There are risks that India has to overcome. The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने 1929 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित भारत के पीएम मोदी के दावे पर भी सवाल उठाए। ये कहा कि चीन का तो पता नहीं, पर उन्हें नहीं लगता कि भारत विश्व के नेतृत्व के लिए तैयार है। Another big risk is risk between different conceptions, different parts of the country, right? Some 16, 17 different languages, different religions. So allowing these different traditions to thrive, giving them space to express themselves is very important for a country like India. We can't
do what China does, which is suppress people and run an authoritarian system. Our design just will not accept that. प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी और संघ पर राहुल गांधी के हमले में नया कुछ नहीं दिखा। देश में हर दूसरे दिन उनका कोई ना कोई बयान आता ही है, लेकिन राहुल गांधी यही बातें जब जब विदेश में बोलते हैं तब तब देश के भीतर सियासी बखेड़ा जबरदस्त खड़ा हो जाता है। 23 मई 2022 को उन्होंने ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में कहा, भारत में बोलने की आज़ादी खत्म होती जा रही है। 3 मार्च 2023 को कैम्ब्रिज में कहा, भारत में लोकतंत्र खतरे में है, न्यायपालिका पर भी कब्जा हो गया है। 4 मार्च 2023 को लंदन में IJA में कहा, भारत में लोकतांत्रिक ढांचे पर बर्बर हमले हो रहे हैं। सितंबर 2024 में अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कहा, भारत में 2024 का चुनाव स्वतंत्र नहीं बल्कि नियंत्रित था। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती के साथ ही विजयादशमी का पर्व भी, जिस पर आरएसएस ने अपनी स्थापना के 100 साल पूरे किए हैं। राहुल गांधी ने इसीलिए आरएसएस पर भी जबरदस्त हमला बोला और कहा कि बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा में ही कायरता है। अगर वो मुझसे कमजोर है तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा, मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो फिर भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो तो इनकी आइडियोलॉजी में ये भी है। और राहुल गांधी के इन बयानों पर बीजेपी ने भी पलटकर हमला बोला है। पुरानी लकीर पर चलते हुए आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी का एजेंडा ही देश को बदनाम करने का है, इसीलिए वो बार बार विदेशी दौरे पर जाते हैं। राहुल गांधी सब कुछ बेबुनियाद बेशरम भरी बातें करते हैं भारत के खिलाफ, भारत में और विदेश में कहते हैं कि भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है। ये बहुत निंदनीय है। पार्टी के नेता राहुल गांधी हों, अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करें तो स्वाभाविक है कांग्रेस के लोग भी इसी तरह की बात करेंगे। ये सब बातों से वो ये दिखाते हैं कि भारत के लोग जो हैं वो बुद्धिहीन है, वो यही कहना चाहते हैं ना। तो खैर दैट्स व्हाई आई कॉल हिम अ डिसग्रेस, कि वो जो है देश को शर्मिंदा करते हैं हमेशा, और देश भी उनसे शर्मिंदा है। राहुल गांधी दरअसल मोदी से शुरू होकर आरएसएस तक आ गए और वही सवाल जिंदा कर दिया कि जब वो विदेश में होते हैं तो किसी विचार या व्यक्ति की बुराई करते हैं या फिर देश की करते हैं। अब राहुल गांधी के इस बयान पर आगे आने वाले वक्त में और बवाल होना ये तय मानिए, जिसको लेकर प्रतिक्रियाएं लगातार जारी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए जनहित में अब बात आरएसएस और उसके विचार। आज दोनों 100 साल के हो गए हैं। आज विजयादशमी पर ही संघ की नींव पड़ी थी। पहले आपको दिखाते हैं अपना शताब्दी समारोह आरएसएस ने आज कैसे मनाया है। संघ प्रदक्षिणं संचलिष्यति गणस्तंभविः गणशः दक्षिणतः चतुर्भ्यः। संघ के 100वें जन्मदिन पर देश भर में उसका ये सेलिब्रेशन था जो आपने तस्वीरें देखी। वैसे तो संघ विचारों से ही सेलिब्रेट करता है, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत के सालाना दशहरा संबोधन की कि आज उसकी हाइलाइट्स क्या रहीं। दशहरा संबोधन में संघ प्रमुख ने काफी कुछ बड़ी बातें बोली, जिन पर पिछले दिनों विस्तार से वो जानकारी साझा कर चुके हैं। लेकिन नई नसीहत आज ये दी कि लोगों का छोटी छोटी बातों को लेकर रास्तों पर निकल आना, अपनी ताकत दिखाना, एक दूसरे को उकसाना, ये कतई ठीक नहीं है। देश में इन दिनों आई लव मोहम्मद वाला टकराव चल रहा है।
आप उससे भी इस बयान को जोड़ सकते हैं, उनमें भी जोड़ सकते हैं जो अड़ जाते हैं कि फला रास्ते फला मोहल्ले से ही शोभा यात्रा निकालेंगे, और उनसे भी जोड़ सकते हैं जो देश में नेपाल बांग्लादेश जैसी कथित जेन जी क्रांति के उकसावे में लगे हुए हैं। नागपुर में संघ की दशहरा रैली में इस बार पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि रहे, लेकिन सभी की निगाहें मोहन भागवत के संबोधन पर थीं। मोहन भागवत 41 मिनट तक बोले। संघ प्रमुख ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही, स्वदेशी पर जोर दिया, आर्थिक नीति और अमेरिकी टैरिफ के असर की चर्चा की, राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने और आतंकवाद से निपटने की नीति के साथ पड़ोसी देशों में अशांति के कारणों पर भी बोले, पर बड़ा फोकस समरसता पर था। देश में इस वक्त आई लव मोहम्मद कैंपेन के नाम पर एक सांप्रदायिक प्रयोग चल रहा है। पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर निकलने के इस प्रयोग में यूपी का बरेली झुलस चुका है। एक नया सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, जिसके जवाब में आई लव महादेव, आई लव महाकाल जैसी होड़ भी शुरू हो गई है, जो सीधे सीधे टकराव के संकेत देती है। संघ प्रमुख ने कहा कि यह समाज को सोचना है कि लोग कौन सा भाव लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। इस उकसावे और इस टकराव को, हिंसक सोच को रोकना बेहद जरूरी है। सबकी अपनी अपनी विशिष्टताएं हैं, उनकी श्रद्धाएं हैं, महापुरुष है, पूजा के स्थान है। मन वचन कर्म से आपस में इनकी अवमानना नहीं होनी चाहिए। छोटी बड़ी बातों पर या केवल मन के संदेह पर कानून हाथ में लेकर रास्तों पर निकल आना, गुंडागर्दी, हिंसा करना, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं। मन में प्रतिक्रिया रखकर अथवा किसी समुदाय विशेष को उकसाने के लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करना, ऐसी घटनाओं को योजनापूर्वक कराया जाता है। इन प्रवृत्तियों की रोकथाम आवश्यक है। शासन प्रशासन अपना काम बिना पक्षपात किए तथा बिना किसी दबाव में आए नियम के अनुसार करें, परंतु समाज की सज्जन शक्ति और युवा पीढ़ी को भी सजग और संगठित होना पड़ेगा। आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप भी करना पड़ेगा। सामाजिक समरसता की नसीहतों में ही संघ प्रमुख का एक संदेश उन लोगों के लिए भी था जिन्हें लगता है कि भारत में जंजी के कंधे पर बंदूक रखकर लक्ष्य साधे जा सकते हैं। श्रीलंका बांग्लादेश के बाद नेपाल में भी जिस तरह से कथित क्रांति से सत्ताएं बदली गईं, उसे लेकर पिछले दिनों देश में भी राजनीतिक आशाएं बंधी थी। बयानों की झड़ी लग गई थी कि जब वहां हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता। लेह लद्दाख में जब हिंसा हुई तब भी इसे पड़ोसी देशों जैसे कथित क्रांति की सुगबुगाहट बताने की कोशिश हुई। उत्तराखंड में जब पेपर लीक के खिलाफ छात्र लंबे धरने पर बैठ गए तब भी कोशिशें कम नहीं हुई कि ये चिंगारी फैल जाए। लेकिन लद्दाख एक दिन के बाद पटरी पर आने लगा और देहरादून में भी छात्रों ने पड़ोसी देशों को कॉपी नहीं किया, अपनी बुद्धि लगाई। संघ प्रमुख ने युवाओं को सावधान किया कि भूल से भी किसी के बहकावे में नहीं आए, क्योंकि हिंसा और अराजकता के रास्ते से कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि दूसरे इसका आकर फायदा उठा जाते हैं। कभी कभी हो जाता है, प्रशासन जनता के पास नहीं रहता, जनता की अवस्थाओं को ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनती, तो असंतोष रहता है। परंतु उस असंतोष को इस प्रकार व्यक्त होना, ये किसी के लाभ की बात नहीं है। प्रजातांत्रिक मार्गों से भी परिवर्तन आता है। ऐसे हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं प्राप्त होता है, उल्टा इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। और इसलिए हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही, वो सब हमारे अपने देश है, इसलिए चिंता का विषय है। मोहन भागवत का आज का ये बयान और आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर इस संबोधन पर पलटकर आरएसएस पर हमले भी हुए। विदेश दौरे से राहुल गांधी ने भी बाकायदा एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। आरएसएस के स्थापना दिवस पर कांग्रेस सोशल मीडिया भी सुबह से ही आज बहुत एक्टिव नजर आई। गांधी और गोडसे का नैरेटिव बनाकर उसने आरएसएस पर सुबह से हमलों की झड़ी लगा रखी थी। संघ को हिंसक बताने पर दूसरी तरफ से भी जवाब मिला। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे बरेली की, क्योंकि आई लव मोहम्मद में हिंसा और साजिश की ग्राउंड जीरो बरेली ही बना था। बरेली में हिंसा के हफ्ते भर बाद भी पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है।
इस बीच बड़ा खुलासा हुआ है कि तौकीर रजा एंड कंपनी का मंसूबा जुमे पर कई पुलिस वालों का खात्मा तक करने का था और इसको लेकर बाकायदा रणनीति तैयार की गई थी। छब्बीस सितंबर को बरेली में जुमे की नमाज के बाद बड़े खूनी खेल की तैयारी थी। आई लव मोहम्मद प्रदर्शन की आड़ में खाकी को लहूलुहान की साजिश रची गई थी। बरेली हिंसा के सबसे नए सनसनीखेज खुलासे ने पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए थे। यह है बरेली हिंसा में गिरफ्तार आरोपी नदीम खान। नदीम हिंसा के मास्टरमाइंड तौकीर रजा और डॉक्टर नफीस के साथ पूरी साजिश का सूत्रधार था। सूत्रों के मुताबिक नदीम ने पूछताछ में बताया है कि बवाल के दौरान पुलिस वालों की हत्या का प्लान था। तौकीर का संदेश था, माहौल बिगाड़ना है, चाहे पुलिस वालों की हत्या करनी पड़े। मकसद पूरा कर मुसलमानों की ताकत दिखाने का प्लान था। नदीम ने अपने सहयोगियों के साथ भीड़ को उकसाया था, जिन्होंने सरतन से जुदा जैसे भड़काऊ नारे लगाए थे। नदीम बरेली में तौकीर और नफीस के प्लान को जमीन पर उतार रहा था। योजना के तहत उसने हजारों की भीड़ जमा की। दूसरे राज्यों से भी लोग बुलाए गए थे, जिनमें अपराधी भी शामिल थे, जिनके पास अवैध हथियार मिले हैं। पिछले जुमे को मचे बवाल के बाद इस बार प्रशासन अलर्ट पर है। एसपी की अगुवाई में फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें स्पेशल महिला पुलिस बल वीरांगना भी मौजूद रही। स्पेशल यूनिट है, महिला एसओजी टीम वीरांगना यूनिट, वो तैनात है और इसके अतिरिक्त 6 महिला क्यूआरटी टीम तैनात है, जिसमें सभी में 30 से 35 महिला पुलिसकर्मी हैं। ये संवेदनशील हॉटस्पॉट्स में लगातार पेट्रोलिंग कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ लगातार पुलिस का प्रेजेंस है। एक तरफ बरेली को शांत करने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ 26 सितंबर को बवाल मचाने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, जिसमें रोज नए खुलासे सामने आ रहे हैं। बरेली में पुलिस एक्शन के साथ बुलडोजर एक्शन भी हमने आपको दिखाया था, लेकिन बुलडोजर अब यूपी के संभल भी जा पहुंचा है। संभल में एक अवैध मस्जिद को तोड़ा जाना था, लेकिन लोगों ने खुद ही हथौड़े उठा लिए। संभल में ये पीले पंजे का खौफ है। बुलडोजर मस्जिद को तोड़ता, उससे पहले ही मस्जिद कमेटी ने खुद ही अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाना शुरू कर दिया। ये संभल के राय बुजुर्ग गांव की तस्वीरें हैं, जहां आज इस मस्जिद को गिराने प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा था। मस्जिद के करीब में ही जनता मैरिज हॉल भी है, जिसे बुलडोजर ने पहले जमींदोज किया। तो ये जो पूरा मैरिज हॉल था, ये सरकारी जमीन के ऊपर बना हुआ था, जहां पर तालाब को पाटकर इस मैरिज हॉल को बनाया गया था, जिसकी वजह से पहले मैरिज हॉल के संचालक को नोटिस दिया गया और उसके बाद अब इस पूरे मैरिज हॉल को ध्वस्त कर दिया गया। चाहे इस पूरे मैरिज हॉल की बाउंड्री हो, चाहे छत हो, इस पूरे ढांचे को ध्वस्त करके ढहा दिया गया है। अवैध मैरिज हॉल के बाद बारी मस्जिद की थी। बुलडोजर आगे बढ़ता, उससे पहले ही मस्जिद कमेटी आगे आई और प्रशासन से 4 दिन की मोहलत मांगी। प्रशासन ने अपील मानी, जिसके बाद राय बुजुर्ग गांव में बुलडोजर की गर्जन बंद हुई। अगले 4 दिन में इस पूरी मस्जिद को उन्हें तोड़ना है, क्योंकि ये ग्राम समाज की जमीन पर है। संभल प्रशासन ने इस पूरे मस्जिद के जो संचालक थे उन्हें नोटिस दिया था और उनसे मांग करी थी कि अगर ये मस्जिद के उनके पास कागज हैं तो वो मुहैया करवाएं। हालांकि किसी भी तरह के कागज मस्जिद कमेटी नहीं मुहैया करवा पाई, जिसके बाद अब इस मस्जिद के ऊपर भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी है। दरअसल इस मैरिज हॉल और मस्जिद पर लंबे समय से कार्रवाई की तलवार लटकी हुई थी। करीब 1 महीने पहले ही प्रशासन की तरफ से इस मस्जिद और मैरिज हॉल का सर्वे किया गया था, जिसमें प्रशासन ने इन निर्माण को अवैध माना था। पता लगा कि 10 साल पहले ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। तब सरकार ने अवैध निर्माण गिराने का नोटिस चस्पा किया था। पूरे जनपद में लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है। पूरा मैरिज पैलेस बना हुआ है 2310 वर्ग मीटर लैंड पर, और इसके कारण पूरे गांव में जल भराव की स्थिति भी रहती है। ग्रामीण निरंतर शिकायत भी करते हैं, क्योंकि अब तालाब पे ही कब्जा हो जाएगा तो फिर उसके बाद जल जाएगा कहाँ गांव का।
अवैध मैरिज हॉल को ढहा दिया गया है। मस्जिद गिराने की तैयारी खुद मस्जिद कमेटी ने कर दी है। अगर 4 दिन में अवैध निर्माण नहीं गिरा तो संभल में फिर से बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दे सकती है। और अब बात उस रावण की जिसका दहन करके हम और आप हर साल बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाते हैं और संकल्प भी लेते हैं कि हम भी आज से कई बुरी आदतें छोड़ देंगे। देश भर के इस संकल्प को आप इन तस्वीरों में देखिए। बुराई का अंत होना ही चाहिए, फिर चाहे वो अंत जलाकर हो या पानी में डुबाकर। देश के कई हिस्सों में आज मौसम का हाल ऐसा ही था कि खुद रावण भी ये समझ नहीं पा रहा था कि उसके प्राण अग्नि से जाएंगे या फिर जल से। रावण के लिए भ्रम की स्थिति ये रही कि देश के कई हिस्सों में आज जबरदस्त बारिश हुई, लेकिन बुराई का अंत होना ही था तो अंत हो गया। देश भर में विजयादशमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मना। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण के पुतले भी बिना परंपरा तोड़े आज दहन के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन कई जगह बारिश ने इनके पुतलों को भिगा दिया। गया में बारिश में रावण दहन के दौरान जमकर बारिश हो गई। फिर क्या था, यहाँ गांधी मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद को जैसे तैसे लिटाकर उनका दहन किया गया। दरअसल बारिश इतनी तेज हुई कि तीनों ही पुतले अपने पैरों पर खड़े नहीं रह पाए। इधर दिल्ली के लवकुश रामलीला में भी बारिश ने रामलीला मंचन में खलल डाली। रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले भीग गए। हालांकि मौका मिलते ही इन तीनों का दहन किया जा सका। यहाँ बॉबी देओल को रावण दहन के लिए बुलाया गया था। समस्तीपुर में भी रावण दहन के दौरान बादलों का डेरा मंडरा रहा था और भीड़ रावण दहन का इंतजार कर रही थी। जबकि अंबाला में रंग में भंग तब पड़ गया जब अंबाला में पुतलों के दहन के दौरान तेज बारिश शुरू हो गई और आयोजकों को समय से पहले ही रावण दहन करना पड़ा। खास बात यह भी है कि आज दिल्ली की अलग अलग रामलीलाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को शामिल होना था, लेकिन तेज बारिश के चलते दोनों के ही कार्यक्रम कैंसिल हो गए। देश के कई हिस्सों में इस बार रावण दहन बारिश के बीच ही करना पड़ा। और अब राजनीतिक रावण भी देख लीजिए, क्योंकि आज ये कहीं पर भी आपको दिखा नहीं होगा। बिहार में चुनावी माहौल है, इसीलिए वहां सियासी रावण खूब जलाए गए, दशहरा मैदानों में भी और सोशल मीडिया पर भी। जेडीयू की तरफ से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को रावण के रूप में दिखाया गया है। गले में लालटेन, 10 सिरों में अपराध, लूट, भ्रष्टाचार, रंगदारी, जातीय हिंसा, हत्या, अपहरण और रेप के जरिए जंगल राज का डर दिखाया गया है। बिहार की जनता को राम के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिनके तीर से लालटेन फूटती है और बिहार में जंगल राज का सर्वनाश हो जाता है। आज विजयदशमी का दिन है, 25 का विधानसभा चुनाव है, तो फिर तीर यह नुकीला तीर है, भ्रष्ट और लंपट राजनीति का सर्वनाश करेगा। देवपुत्र बिहारी इस बार इस राक्षसी सरकार के नाभि में वोट की तीर मारेंगे और उसका संहार करेंगे। तय जानिए, बिहार में 20 साल से कायम रावणी सरकार इस वर्ष खत्म हो रही है। आरजेडी के बचाव में कांग्रेस आई तो आरजेडी ने भी बदले का बिगुल फूंका। नीतीश सरकार पर नौकरी और बेरोजगारी के तीर चलाए। सोशल मीडिया पर जेडीयू आरजेडी की इस जंग में बीजेपी भी कूद पड़ी है। उसने जेडीयू के आरोपों को और धार दी। बिहार बीजेपी ने रावण के 10 सिरों को अपराध, गरीबी, कुशासन, जातिगत राजनीति जैसी उपमा दी, जो जंगल राज के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका सर्वनाश
सुशासन के तीर से होते हुए दिखाया गया है। वहीं राजनेता कम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तेज प्रताप यादव ने विजयदशमी के मौके पर कोई क्रिएटिव पोस्ट तो नहीं की, लेकिन जुबानी तीर छोड़कर उन्होंने एक बार फिर तेजस्वी के संजय को छेड़ दिया। कौन राम है कौन लक्ष्मण है, तो छोटे भाई तो उनको ना मर्यादा देखना चाहिए, हर एक चीजें देखना चाहिए। हो सकता है कि उनको चंद लोग बोल रहे होंगे। बिहार के सियासी संग्राम में विरोधियों को रावण बताने की जोर आजमाइश लगी हुई है, लेकिन असली तीर जनता ही चलाएगी। तभी पता चलेगा किसके वादे दहन होंगे और किसके वादों पर लगेगी मोहर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।